बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। वीडियो के आगाज़ में चंद जुमले मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं क्योंकि आज की वीडियो को थोड़ी तमहीद की ज़रूरत है और कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। हम तवातुर के साथ जो वीडियोस मैं अपने चैनल पर कर रहा हूं, आप लोगों के साथ गुफ्तगू हो रही है, उसमें चीन का अमूमन तज़किरा आता है क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका और चीन ये दोनों इतनी अहमियत के हामिल हैं कि बहुत सारी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स इनसे रिलेटेड है और चीन को क्योंकि गुफ्तगू तवातर से होती है तो चीन को समझने की ज़रूरत है। मैं अपने चैनल के स्टैट्स देखता रहता हूं और उसमें मुझे अंदाज़ा है कि रेगुलर व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको एक बैकग्राउंडर के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोगों को मालूम भी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका मेरा ख्याल है कि तज़किरा इस वीडियो में ज़रूरी है। पहले मैं आपको वो जुमले सुना देता हूँ जो मैंने लिखे हैं। बहुत जल्द चीन अमेरिका से 10 से 15 गुना बड़ी ताकत होगा, ये पहला जुमला है। दुनिया की कोई ताकत अब इस होनी को टाल नहीं सकती। अमेरिका को खुद से बड़ी ताकत के सामने सर तस्लीम खम करना होगा। ये दावा है चीनी सदर के इंतहाई करीबी शख्स का, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो सबसे कुर्बत में वक्त गुजारता है चीनी सदर के साथ, ये ऐसे शख्स का दावा है और वो कहते हैं कि नो वन कैन स्टॉप इट, कोई इसे रोक नहीं सकता। नो वन कैन रिवर्स इट। अब ये होनी है, इसको माकूस कोई नहीं कर सकता, इसको तब्दील कोई नहीं कर सकता, एटलीस्ट दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। फिर उसके बाद वो ये दावा करते हैं कि आज से, अब से 3 नवंबर और 3 नवंबर से 21 जनवरी तक अमेरिका इंतहाई मनफी तगय्युरात से गुज़रेगा, इंतहाई मनफी तब्दीलियों से गुज़रेगा। साथ ही वो ये कहते हैं कि अमेरिका चीन का बदतरीन, सबसे बुरा, सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये किस वक्त में हो रहा है? ये शख्स ये दावा कर रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और चीन के दरमियान टसल अपने उरूज पर है। ये तारीख तरीन दौर कह सकते हैं आप इसको, अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात का। 1949 से लेकर अब तक ऐसी सूरत हाल कभी नहीं रही माजी में। और अभी बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं चीनी ऑफिशियल्स पर। 4 चीनी ऑफिशियल्स हैं जिसमें सिंकियांग के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इम्पॉर्टेंट लीडर समेत टोटल 4 लोग हैं जिनके ऊपर पाबंदियां लगाई। और इन पाबंदियों का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिनको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस का, उनका ट्रैवल आसान नहीं होगा वर्ल्ड ओवर, उनकी दीगर जो सरगर्मियां हैं वो मुतासर होंगी और उसके ऊपर असर पड़ेगा। चीन ने इसका जवाब दिया है, सख्त जवाब दिया, और चीन ने यह कहा है कि हम जवाबी पाबंदियां लगाएंगे। इसके अलावा दीगर पाबंदियां भी अमेरिका की जानिब से लगाई गई हैं। अब जो दावा करने वाली शख्सियत हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चीन का स्ट्रक्चर बता दूं कि वहाँ का जो हुकूमती निज़ाम है वो दुनिया में इंतहाई अनोखा, निराला और डिफरेंट किस्म का है। एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो रूल करती आ रही है 1949 से, सिंस इंसेप्शन, जब से चीन बना। 6 अब तक पैरामाउंट लीडर्स गुजरे हैं। पैरामाउंट लीडर कहा जाता है उस शख्स को जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसमें सबसे अहम लीडर करार दिया जाता है। और अहम लीडर कौन होता है? जो जनरल सेक्रेटरी होता है, चेयरमैन होता है पार्टी का, और उसको नॉमिनेट करती है जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। अब तक 6 लोगों को मुंतखब किया जा चुका है इस ओहदे पर। उनमें ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सबसे पहले जो इनके लीडर थे वो माओ ज़ेतुंग थे। माओ ज़ेतुंग जो हैं उन्होंने बहुत अरसा रूल किया, ग़ालिबन 1976 तक वो पावर में रहे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आए हुआ गो फेंग, फिर बने डेन ज़ियाओपिंग, फिर जियांग ज़ेमिन, फिर हो जिनताओ, और फिर बने शी जिनपिंग जो कि अब मौजूदा सदर भी हैं, पैरामाउंट लीडर भी हैं। और चीन में बहुत जो पावरफुल तरीन शख्सियत हैं वो शी जिनपिंग हैं। इस सारे स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चीन में ये पैरामाउंट लीडर का ओहदा है, ये कोई बाकायदा सीट नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल किस तरीके से नहीं है कि जो सदर है उसकी मौजूदगी में भी एक पैरामाउंट लीडर हो सकता है, लेकिन जो पैरामाउंट लीडर है वही सबसे पावरफुल शख्स तसव्वुर होगा।
चाहे वो सदर का उस वक्त ओहदा अपने पास रखा हो उसने या ना रखा हो, फ़ैसले उसके चलेंगे, बात उसकी सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। और जिस वक्त सदर का ओहदा खाली होगा, जब उस ऑफ़िस को कोई होल्ड नहीं कर रहा होगा, तो फिर सदर के ओहदे के ऊपर भी वही शख्स मौजूद होगा, जो कि अब शी जिनपिंग है। इसमें आपको एक चीज़ और मैंने बतानी थी कि जो पैरामाउंट लीडर 1978 से 1978 से 1989 तक रहे चाइना में, उनका नाम था डेन ज़ियाओपिंग। जो डेन ज़ियाओपिंग हैं, ये इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना कहा जाता है, यानी कि जो चीन मौजूदा हालत में हमें चीन नज़र आता है, इसके आर्किटेक्ट, इसको बनाने वाले मौजूदा शक्ल में, और इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली उस सारी पॉलिसी से ड्राइव होती हैं जो कि इनकी पॉलिसीज़ थी। इनके हवाले से कहा जाता है कि इन्होंने एक फार रीचिंग मार्केट इकॉनमी रिफॉर्म्स ये चाइना में लेकर आए थे, और आज जो चीन की मईशत की तरक्की हम देखते हैं वो इन्हीं की मरहून मिन्नत है, इनकी पॉलिसी थी डेन ज़ियाओपिंग की। अब जो दावा किया है, ये दावा करने वाले शख्स हैं विक्टर गाओ। विक्टर गाओ के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ज़ियाओपिंग के साथ बतौर मुतरज्जिम, एक ट्रांसलेटर के तौर पर उस शख्स के साथ काम किया जिसको मॉडर्न चाइना का आर्किटेक्ट कहा जाता है, जो उसका मेमार है, जो उसका नक्शा बनाने वाला है, और उस नक्शे की बुनियाद के ऊपर चीन खड़ा है। उस शख्स की बैनुल अक़वामी सतह पर दुनिया भर में जितनी मुलाकातें होती थीं, उन मुलाकातों में विक्टर गाओ मौजूद होते थे, और विक्टर गाओ उनकी गुफ्तगू को तर्जमा करके पहुंचाते थे दुनिया के दीगर लीडर्स तक, और उन लीडरान की बातों को तर्जुमा करके इन सदर तक। ये सारा बैकग्राउंड देने का मकसद क्या है? ये बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि विक्टर गाओ किस हद तक समझते हैं चीन की पॉलिसीज़ को, और चीन की मईशत का ढांचा जिस बुनियाद पे खड़ा है, जिस सोच पे खड़ा है, उस सोच के साथ साथ उन्होंने कितना अरसा गुजारा। तो इस वजह से जब एक ऐसा शख्स, इस पोर्टफोलियो पे मौजूद शख्स ये दावा करे, तो वो दावा छोटा नहीं है। इनके पास जो दीगर ओहदे हैं मैं उनमें बता देता हूँ। चाइनीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, ये ज़ाहिर एक ओहदा नहीं है, लेकिन वो एक्सपर्ट हैं चीन के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से। डायरेक्टर हैं चाइना नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बीजिंग प्राइवेट इक्विटी एसोसिएशन के। इन्होंने गुजारा सबसे ज़्यादा अहम वक्त पैरामाउंट लीडर के साथ। और अब आप चीन के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो चीन में सदर शी जिनपिंग, नॉर्मली आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ ममालिक के सदूर हैं, उनके इंटरव्यूज़ बड़े तवातर के साथ आते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है उनके इंटरव्यूज़ आते हैं, उनकी पब्लिक एड्रेस भी होते हैं। लेकिन चीन में कम होता है, निस्बतन बहुत कम होता है, होता ज़रूर है लेकिन बहुत कम। और जो चीनी सदर हैं उनकी जब बात, या चीन की हुकूमत क्या कह रही है, तो उसके दो तरीके हैं। एक उनका एक ऑफिशियल ज़रिया है जिसको उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो तर्जुमान हैं आजकल लीजियान ज़ाओ, वो बात करते हैं। और जो सेमी ऑफिशियल ज़रिया है वो उनके अखबारात, उनके जो ऑफिशियल चैनल है स्टेट ओन्ड CCTV, जब वो बात कर रहा हो, कुछ ग्लोबल टाइम्स समेत दीगर अखबारात हैं, जब वो कोई ख़बर लगाएं तो उसको, और ख़ास तौर पे उसके एडिटोरियल को, उनकी हुकूमत की पॉलिसी समझा जाता है। इसी तरीके से ऐसे लोग, विक्टर गाओ जैसे लोग, जो चीन में मुख्तलिफ़ अदवार में बहुत अहम ओहदों पे विराजमान रहे, जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात को चीन की ऑफिशियल सेमी ऑफिशियल पॉलिसी तस्वर किया जाता है। तो अब जब विक्टर गाओ एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में वो ये दावा करते हैं, अब इनका दावा देख लेते हैं। दावा ये कर रहे हैं कि 10 से 15 गुना बड़ी ताकत, वो मईशत की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं ताकत, इसमें फिर फ़ौजी एतबार से भी, असर व रसूख के एतबार से भी, और इस दुनिया को रन करने के एतबार से भी। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है जिसके हवाले से ऑब्वियसली बहुत कुछ होना बाकी है। अगर ऐसा होना भी है तो जो टाइमलाइन वो दे रहे हैं, वो टाइमलाइन ये दे रहे हैं कि आज से, अब से, जिस वक्त उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, आज उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, एक बरतानवी जरीदा है, ऑनलाइन भी इसकी प्रेजेंस है, उसका मैं लिंक भी पोस्ट कर दूंगा इनके इंटरव्यू का, ताकि आप लोग अगर चाहें तो वो जाकर उस इंटरव्यू के लिंक के ऊपर विक्टर गाओ की बात को सुन सकें।
मैंने उसको तफसील के साथ सुना। इस बहुत बड़े दावे के पीछे ऑब्वियसली अगर एक ऐसा शख्स ये दावा कर रहा है कि जिसने ये तमाम वक्त अमरीकी सदर के साथ और अमेरिका की चीनी सदर के साथ और इसके अलावा चीन के इंतहाई अहम और पावरफुल तरीन लीडर्स के साथ उनकी कुर्बत में गुजारा है, तो वो शख्स ये दावा उसका दावा करना मैटर करता है। ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जिस वक्त वार्निंग्स दी जा रही हैं। अमेरिका वाशिंगटन जो है वो बीजिंग को वार्निंग्स दे रहा है और जवाब में बीजिंग अमेरिका को, वाशिंगटन को वार्निंग्स दे रहा है। वो ये कहते हैं कि 15 गुना बड़ी ताकत होगी, 15 गुना ज़्यादा असर व रसूख होगा और अमेरिका को सर तस्लीम खम करना होगा। इंतखाबात के हवाले से वो ये कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा चाइना को, डोनाल्ड ट्रंप जीतें या ना जीतें, अमेरिका के ऊपर कर्स होगी। कर्स का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है इस इंटरव्यू में और उन्होंने कहा है कि अमेरिका बदतरीन हालात से और मनफी तग़य्युरात से गुज़रेगा 21 जनवरी तक, और 21 जनवरी तक दुनिया भर में ऐसी तब्दीलियाँ और ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी जो कि आने वाले वक्तों में इस दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना सिर्फ उसको तब्दील करेंगी बल्कि बहुत सारी नई इस्तिलाहात इंट्रोड्यूस होंगी, नए फिनोमेनाज इस दुनिया में उभरेंगे, एक रीजनल और इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट होगी। रीअलाइनमेंट इस तरीके से होगी, वो सफ़बंदी ऐसे होगी कि अभी अमेरिका क्योंकि ऑब्वियसली और बड़े अरसे से, दहाइयों से बिला शिरकत गैरे इस दुनिया के ऊपर हुकूमत करता है, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरीके से बरतानवी साम्राज्य ने एक पूरा दुनिया के ऊपर हुकूमत की, उस स्ट्रेंथ के ऊपर आज भी कहते हैं कि अमेरिका नहीं पहुंचा कभी भी। लेकिन जो दुनिया का रुख है, दुनिया का रुख वाशिंगटन की तरफ है। जितने भी बड़े वर्ल्ड कैपिटल्स हैं उनकी एलिजियंस, उनकी अतात कह लें, उनकी एलिजियंस कह लें, या फिर उनके जो डिसीजन मेकिंग है वो अमेरिका की मर्ज़ी से होती है या अमेरिका के कहने पर होती है या अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहते हुए, उसके असर में रहते हुए ज़रूर होती है। तो अब ये दावा करना कि चीन एक नए कुतुब के तौर पर, एक नई ऐसी ताकत के तौर पर उभरेगा और उसमें वक्त भी ज़्यादा नहीं, वक्त टाइमलाइन भी वो कम दे रहे हैं, और उसमें ये होगा कि जो रीजनल रीअलाइनमेंट होगी, नई इलाकाई सफ़बंदी होगी, तो उसमें जो बहुत से ममालिक हैं वो अपना रुख मोड़ेंगे अमेरिका से और उनका रुख होगा बीजिंग की तरफ, और बीजिंग डिसाइड करेगा कि ये दुनिया कैसे चलनी है, इस दुनिया में क्या कुछ होना है। तो इस सारे मामले के ऊपर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इसके हवाले से गुफ्तगू ज़रूरी बनती है। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान अपने तौर पर ज़ाहिर है उसके ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान एक निस्बतन कमज़ोर मुल्क भी है इस वक्त अगर देखा जाए, और ज़ाहिर है उसके रीज़न्स हैं। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी रिस्ट्रेंट्स भी हैं बिकॉज़ ऑफ इट्स इकनॉमिक कंडीशंस। पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है उसकी वजह से, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसकी वजह से, और फिर पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग है इस दुनिया में उसकी वजह से पाकिस्तान मरकज़ है बहुत सारी आलमी ताकतों की। जो प्रॉक्सी वॉर है, लड़ाई है, वो पाकिस्तान में लड़ी जाती है। पाकिस्तान हैज़ हिस्टोरिकली बीन अ बैटल ग्राउंड फॉर सो मैनी कंट्रीज़। पाकिस्तान ने जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें रीजन में पाकिस्तान चीन के साथ बड़ी हद तक अलाइंड नज़र आता है। मैं तज़किरा कर चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में कि जिस वक्त ये भारत की और चीन की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई उस वक्त स्टार्ट में पाकिस्तान खुलकर चीन की हिमायत में सामने नहीं आया था। पाकिस्तान ने इसको एक बायलैटरल मसला करार देते हुए ये कहा कि दोनों ममालिक बायलैटरल एग्रीमेंट और अरेंजमेंट से इसको तय करें, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने एक स्टैंस लिया, एक पोजीशन ली, और उसमें चीन को बाकायदा चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ते में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान चीन के मौक़िफ़ को और वन चाइना पॉलिसी को बैक करता है। ये पाकिस्तान अगरचे पहले भी कहता रहा है, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर कहना और उसको रीइटरेट करना, अयादा करना, दोबारा कहना ऑब्वियसली मैटर करता है। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली इस दुनिया में ज़ीरो सम गेम नहीं होते डिप्लोमेसी। आप किसी एक मुल्क की बुनियाद पर दूसरे तमाम ममालिक के साथ ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को इस वक्त एक फ़ाइन बैलेंस क्रिएट करना है, एक तवाज़ुन
क्रिएट करना है अपने ऑप्शंस को देखते हुए। ऑब्वियसली जो रीजनल अप्रोच है, इलाकाई अप्रोच है कि ख़ित्ते के ममालिक के साथ, अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। ये मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे वो भारत हो, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, एक बकाए बाहमी रिस्पेक्ट के तहत ये ताल्लुकात होने चाहिए। तो चीन के हवाले से भी पाकिस्तान जो अपने ऑप्शंस वे करे, तो अमेरिका के साथ किस हद तक मुखासमत मोल ली जा सकती है, किस हद तक एट ऑड्स रहा जा सकता है दीगर कुव्वतों के साथ, क्योंकि इस वक्त भी चाहे कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, लेकिन फैटफ से लेकर मुख्तलिफ़ आलमी फोरम्स तक सारी चीज़ें, IMF हो, मुख्तलिफ़ हथकंडे होते हैं, सारे मामलात को कंट्रोल करता है अमेरिका, और उसकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मोल लेना वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं। एक फ़ेज़ वाइज, एक स्टेप वाइज एक वो हो सकता है कि आप पुल आउट करें उस सारे शिकंजे से जिसमें आप जकड़े हुए हैं, और फिर आप अपने ऑप्शंस वे करें और एक फ़ाइन बैलेंस रखते हुए तवाज़ुन के साथ चीन और अमेरिका दोनों के साथ एक बैलेंस क्रिएट करें और एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाएं। पाकिस्तान फ़िलहाल अलाइंड है, और ज़ाहिर है चीन का ये जो मईशत, बड़ी मईशत बनने का ख्वाब है, ये ख्वाब ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इसमें रफ़्तार इसकी बढ़ जाती है अगर पाकिस्तान से चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए वो अपने वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, BRI को कंप्लीट कर सकता है, और ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो तजारत है वो पाकिस्तान के रास्ते होनी है। तो ये सारी सूरत हाल है, ये सारा एक्सप्लेन करना, ज़ाहिर दावा के हवाले से तो बात करनी थी, लेकिन ये सारा मामला एक्सप्लेन करना आज मैं अपनी वीडियो में इसलिए ज़रूरी समझता था क्योंकि हर दूसरी तीसरी वीडियो में तज़किरा हो रहा होता है चीन का। तो बहुत सारे लोग जो ज़ाहिर फॉलो कर रहे हैं अपनी इस चैनल पे, मेरे चैनल पे तमाम वीडियोज़ को, उनको ये बताना ज़रूरी है कि चीन का थोड़ा सा सिस्टम, थोड़ी सी उसकी गवर्नमेंट और गवर्नेंस कैसे होती है, वहाँ पर सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसको अंडरस्टैंड कर लें, ताकि आने वाली वीडियो में ये तमाम बातें जिस वक्त मैं कर रहा हूँ तो इस डिटेल में जाए बगैर अब मैं डायरेक्टली बात करूँ तो आप लोग समझ जाएं कि इस अगर शी जिनपिंग की तरफ से कोई बात आ रही है तो उसका क्या मतलब है, उनका फॉरेन ऑफिस या उनका कोई अनऑफिशियल सेमी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बात कर रहा है तो उसका क्या मतलब हो सकते हैं। बहरहाल जी 21 जनवरी कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, 21 जनवरी तक क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्या कुछ होता है इस दुनिया में, और अमेरिका किन तग़य्युरात से गुज़रता है, वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, उसके ऊपर मैं बात करता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।